नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह परिवर्तन पूरे 2.5 साल बाद हो रहा है। अब शनिदेव की गिनती जो है वो पाप ग्रह में हो रही है। वह जो है वो दुखदायक ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह भी है। अब जब 2.5 साल के बाद शनिदेव अपनी खुद की राशि स्वगृह राशि कुंभ राशि से परिवर्तन करके मीन राशि में जब भ्रमण प्रारंभ करेंगे तो कुछ भारी बदलाव तो अवश्य हो सकते हैं। अब 29 मार्च 2025 संध्या 7:40 और शनिवार को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में भ्रमण करेंगे। अब ये जो भ्रमण होगा, इस भ्रमण में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, मैं इसके अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूँ। ये क्लेम नहीं कर रहा कि भाई यही होगा, बस अब सब खत्म। ऐसा नहीं है। ये संभावना है क्योंकि ग्रहों के संकेत मुझे ऐसे मिल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मार्गदर्शन से हम जो है अपनी कुछ तैयारियां कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और कुछ ऐसी धारणा बना सकते हैं कि भाई ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। ये मार्गदर्शन इसी के अनुसंधान में मैं दे रहा हूँ। यह शनिदेव की राशि परिवर्तन की कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। यहाँ देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको राशि परिवर्तन की कुंडली दिखती है। जिस समय शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है, तब क्या स्थिति है, उसका ये कुंडली मैंने बनाई है और यह कुंडली मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अब शनिदेव जो है दुख, पीड़ा, रोग, मेहनत, आयुष्य, आध्यात्मिकता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन सब में कुछ न कुछ प्रभावी असर शनिदेव की अवश्य हमें प्राप्त हो सकती है। देश और दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, यह संकेत शनिदेव हमें देंगे। यह परिस्थिति समझनी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निकल बात भी करूँगा। हालांकि मैं मेरे कोई भी वीडियो में कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वीडियो जो है वो कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर आपको टेक्निकल बात करके भी समझाना होगा। किंतु मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सके, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है। स्क्रीन पर जो दिख रही है आपको यह कुंडली, यह शनिदेव जिस समय राशि परिवर्तन करते हैं उस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, इसका जो है ये कुंडली आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह एक प्रकार से काल पुरुष की कुंडली है। वैसे शनिदेव जिस समय राशि परिवर्तन करते हैं तो तुला लग्न उदित होता है, लेकिन मैंने मेष लग्न रख के ये कुंडली यहाँ रखी है। मेष लग्न जब रखते हैं तो एक काल पुरुष की कुंडली वैसे तैयार हो जाती है। अब काल पुरुष की कुंडली किसे कहते हैं? काल पुरुष की कुंडली मतलब एक जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कुंडली का। इसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। अब ये मैंने क्यों रखा है? क्योंकि अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग राशियाँ हैं, अलग-अलग लग्न हैं, सबकी अलग-अलग दशाएँ चल रही है, सबकी जन्मपत्री में अलग-अलग प्रकार से ग्रह बैठे हैं। तो काल पुरुष की कुंडली जो मैंने ली है, इससे क्या है कि मोटा-मोटी असर हम जान सकते हैं। अब जैसे कि कोरोना हुआ था, तो कोरोना में ऐसा नहीं था सबको कोरोना हुआ था। काफ़ी लोग थे जिनको कोरोना नहीं भी हुआ था, लेकिन ये बात आई थी। तो बस इसी प्रकार से ये कुंडली में मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब क्या संभावना उत्पन्न होगी इसके अनुसंधान में मैं बात कर रहा। ये ज़रूरी नहीं कि सब प्रभावित हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं इसकी असर हो, लेकिन ये संभावना यहाँ बिल्कुल बनती है। तो इसके अनुसंधान में मैं बात करता हूँ। इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में जहाँ 1 लिखा है वह मेष लग्न हो गया, यानी कि जन्म, और जहाँ 12 लिखा है वह मीन राशि जो है यानी निर्यात स्थान है। अब निर्यात स्थान को हम ज्योतिष की भाषा में व्यय स्थान भी कहते हैं, और व्यय का अर्थ तो आप समझते ही है कि किसी भी चीज़ का खर्च हो जाना, निकल जाना, नुकसान हो जाना, इस प्रकार से ये व्यय स्थान का प्रभाव होता है। सभी ग्रहों की जो दृष्टि है व्यय स्थान से, वो रोग और शत्रु के स्थान के ऊपर पड़ती है। सभी ग्रह जो है व्यय स्थान में
राहु के साथ युति बनाए हुए हैं और केतु के सामने से पसार हो रहे हैं। अब क्या संभावना उत्पन्न होती है? मैं कोई अच्छी परिस्थिति यहाँ देख नहीं रहा। मेरे समझ से यहाँ कोई बहुत अच्छा बदलाव होगा, यह नहीं देख रहा। जिस प्रकार से ग्रहों का संकेत मिल रहा है, तो रोगों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। रोग भी ऐसा जो ब्लड प्रेशर के साथ नहीं, ब्लड के साथ वो रिलेट करता हो। और कोई भी डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक समस्या भी यहाँ उत्पन्न हो सकती दिखाई देती है। यह जो समस्या है, उसका कोई टाइम पीरियड मुझे बड़ा नहीं लगता। 40 दिनों का यह समय है, किंतु उसके प्रभाव से जो यहाँ परिस्थिति उत्पन्न होगी और उसकी जो असर उत्पन्न होगी, वो हमारे दैनिक जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखना है। अब ग्रहों की स्थिति ध्यान में रखते हुए दोनों विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम रोग की संभावना के अनुसंधान में बात करते हैं। इन्फेक्शन फैलने की संभावना है। यह इन्फेक्शन बहुत स्पीड से फैल सकता है। रॉकेट की स्पीड से इन्फेक्शन फैल सकता है और यह इन्फेक्शन कोरोना जैसा नहीं होगा। यह जो इन्फेक्शन यदि फैलेगा, तो इसके अलग-अलग लक्षण होंगे, अलग-अलग पीड़ा होगी और अलग-अलग उपचार होंगे। आप यह कुंडली ध्यान से देखिए, व्यय स्थान में कुल 7 ग्रह की युति बन रही है। चंद्र, शुक्र, सूर्य, शनि, बुध, राहु और नेपच्यून, इस प्रकार से 7 ग्रह यहाँ युति में है। अब यहाँ जो नेपच्यून ग्रह है, उनके अधिकार में पॉइजन मारने की दवाई है, एंटीबायोटिक दवाएं, एनेस्थेटिक दवाएँ, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बाबत, दरियाई बाबत, ये सब नेपच्यून ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आती है। और नेपच्यून ग्रह की असर मानसिकता के ऊपर भी होता है, मनुष्य के मानसिकता के ऊपर भी नेपच्यून ग्रह का अधिकार होता है। यहाँ बाकी ग्रह भी है तो उसकी भी कुछ न कुछ असर होगी। तो ऐसा लगता है कि दरिया में कोई न कोई भारी बदलाव यहाँ होने की संभावना है। दरियाई केबल में कुछ यहाँ गड़बड़ होने की संभावना है। अब दरिया में कोई तूफान आने की भी संभावना मुझे यहाँ दिखती है। अब दरियाई केबल ठप हो जाने से यहाँ डिजिटल सेवा भी प्रभावित हो सकती है और डिजिटल खराबी होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। इंटरनेट ठप हो सकता है। क्या हुआ? कैसे हुआ? ये कुछ हमें पता नहीं चलेगा। आप यदि केवल नेट बैंकिंग करते हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़ा फ़िज़िकल डेटा भी आप अपने पास रखिए, फ़िज़िकल रिकॉर्ड भी आप अपने पास रखिए। इंटरनेट अभी के समय हमारी लाइफ़लाइन है, तो इंटरनेट को कुछ हो जाता है, तो हमारा जीवन भी इससे प्रभावित होता है। सबसे बड़ा खतरा यहाँ मुझे फाइनेंस क्षेत्र को लेकर के यहाँ दिखाई देता है। आपके पास पैसे होते हुए भी आप पैसे-पैसे के लिए जूझने लगोगे। यानी आप मतलब हम भी, मैं भी आ गया क्योंकि मुझे भी ग्रहों का असर तो होना ही है। जो हॉस्पिटलें हैं, उस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट भी पूरी तरह से यहाँ बिखर सकता है, उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो करे तो क्या करे, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एकदम से कोई विचार नहीं सूझेगा या एकदम से कोई सॉल्यूशन भी नहीं सूझेगा। मन में शून्यावकाश जैसा छा जाएगा। हालाँकि जो मनुष्य है, भगवान ने जो हमें बनाया है, यह मनुष्य कोई न कोई तकलीफ का तोड़ निकाल ही लेता है। भगवान ने हमें यह शक्ति दी है और भगवान ने ये शक्ति ऐसी भी दी है कि पृथ्वी लोक के ऊपर अनेक साधु संत, अनेक पवित्र पुरुष, स्त्रियों यहाँ है। साथ ही हमारे भारत देश में और कई देशों में सतत भगवान का नाम जप भी होता रहता है। तो ये भगवान के नाम जप से भी और यज्ञादि कार्यों से भी यहाँ पवित्र ऊर्जा फैलती है। तो मैं तो यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि 12वां जो स्थान है मीन राशि में, जब 6 ये 7 ग्रह की युति है, तो कुछ जो है धार्मिकता सब में बढ़े, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। ये जो बुरी संभावना दिखती है, ये बुरी संभावना टल भी सकती है। अब ये 40 दिन का समय है, 29 मार्च से
40 दिन यह परिस्थिति अगर बुरी होती है, तो उसका सामना हमें करना पड़ सकता है। बात ऐसी होगी कि भूकंप में जैसे हमें ज्ञान हो गया था, कोरोना के समय में जैसे हमें ज्ञान हो गया था, हालाँकि जैसी ही परिस्थिति सँभली, ऐसे ही हमारा ज्ञान हवा हो गया था। अब ऐसा ज्ञान हमें ये 40 दिन में भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखने की बाबत है। लोग आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, जॉब में थोड़ी उथल-पाथल हो सकती है। ऐसा होगा कि कई जॉब खतरे में पड़ सकती है। मैं यह नहीं कह रहा कि दुनिया ठप हो जाएगी, दुनिया कभी ठप होगी ही नहीं। जब ईश्वर चाहेगा तभी ये दुनिया ठप हो जाएगी। किंतु तब तक तो हमें बिल्कुल आशावादी रहना है, किंतु गंभीरता से सोचने वाली बात तो यह है ही। मैं ये कहता हूँ कि आप और हम सब अपनी सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखें। इन 40 दिनों में हालाँकि सेफ्टी का ध्यान हमेशा रखना ही है। थोड़े हाथ पर कैश पैसे रखने होंगे, बहुत सारे नहीं। थोड़ी दवाइयाँ भी घर में रखो। घर के बाहर हमें अनावश्यक रूप से नहीं निकलना है और किसी के ऊपर यदि कोर्ट केस आपको करना बहुत आवश्यक है, तो ठीक है और अगर रुक सकते हैं, तो यह 40 दिन आप रुक जाओ। अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो, रेगुलर ट्रेडर हो, तो भी आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है। विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही काम करना है, 2 बार सोच के काम करना है। ज़मीन-मकान में यदि आपको इन्वेस्ट करना है, ज़मीन-मकान जो भी आप परचेज़ कर रहे हो, उसके कागज़ आपको 10 बार चेक करवाना है। कोई भी लीगल एक्सपर्ट के साथ उसकी बरोबर खराई करवानी है और तभी उनमें आप आगे बढ़ना, वरना आपका इन्वेस्टमेंट फँस सकता है। ग्रहों की परिस्थिति यहाँ ऐसी बन रही है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शन का शास्त्र है, तो यह मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। जो कोई भी हम प्रयत्न करेंगे, यदि यह प्रयत्न हमने पूरी सावधानी से नहीं किया, तो समझ लीजिए इसका परिणाम उल्टा प्राप्त हो सकता है। यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस प्रकार की कुछ संभावनाएँ उत्पन्न यहाँ हो सकती है। यह संभावना है, केवल संभावना, ऐसा ही होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने बड़े-बड़े बदलाव देखे हैं, बड़े-बड़ी उथल-पाथल देखी है, बड़े से बड़े विकट परिस्थिति का सामना किया है, तो यदि यह परिस्थिति आती है, तो मनुष्य परमात्मा की कृपा से इसका भी सामना कर निकलेगा। और मैं आपको एक सात्विक उपाय भी देना चाहता हूँ। सात्विक उपाय बिल्कुल सरल है। ओमकार के साथ हमें मेडिटेशन दिन में 1 बार, हमें जितना भी अनुकूल समय है, उस अनुकूल समय पे 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा हमें मेडिटेशन करना है, ओमकार के साथ करना है। अगर हम साइड में ओमकार का म्यूज़िक लगा दें और मेडिटेशन करें, तो भी बहुत अच्छा है। और खाने-पीने के विषय में भी हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि फूड पॉइज़न होने की भी संभावना है। यह बात आप ध्यान में रखिए और जो कोई भी इलाज हम करते हैं, मान लो बीमार भी हुए, कोई तकलीफ़ भी हुई, तो जो कोई भी इलाज करते हैं, उसका पूरा कोर्स करना है। ये नहीं कि आधे में छोड़ दिया। और दूसरी बात, मान लो जब विकट परिस्थिति आती है और इस 40 दिन में मान लो विकट परिस्थिति आ भी गई, तो सरकार की ओर से भी हमें कुछ गाइडलाइन मिलेगी। तो उस गाइडलाइन को हमें पूरा फ़ॉलो करना है। ये बात याद रखिए, क्योंकि हमारा क्या है, ये मनुष्य जो है जहाँ हिम्मत नहीं करनी है, वहाँ हम हिम्मत कर जाते हैं और इसका दुष्परिणाम प्राप्त करते हैं। तो हमें सावधान रहना है, सात्विक उपाय करना है और ये जो ज्योतिष शास्त्र से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसे संज्ञान में लेना है। चलिए नमस्कार।